जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद। यही ऐसे ही बैठ लाइव कवरेज होगी, मीडिया वाले साथी आ रहे हैं, बैठ के जिंदाबाद। आदर और सम्मान के योग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जिला के अध्यक्ष भाई राजा माजरा जी, भाई प्रवीण जी, पूर्व मेरे विधायक पृथ्वी नंबरदार जी, पूर्व मेरे विधायक जोगीराम जी, युवा के प्रधान मोनी बालू जी, जिला परिषद के मेंबर दीप बालू जी, मंच पर मेरे साथ बैठे हुए पार्टी के अन्य नेतागण, महिला के प्रदेश के अध्यक्ष बहन सुमित्रा जी, गांव की छाना के आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, मेरे से पहले माजरा जी आपके बीच में आए थे और माजरा जी ने सारी बातें आपके सामने रखी। प्रदेश में, देश में किस किस्म के हालात हैं, जब से इस देश में बीजेपी की सरकार बनी, हमें किन किन दिक्कत और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किस तरह से नरेंद्र मोदी ने लोगों के बीच में बड़े वायदे करके देश की सत्ता हथियाने का काम किया। अगर मैं उन्हीं बातों को दोहराऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। आजकल भाजपा ने एक नया नारा दे रखा है। जब भी आप सुबह अखबार देखते हो तो अखबार में लिखा हुआ आता है मोदी की गारंटी। टेलीविजन जब खोलते हो उसमें भी है मोदी की गारंटी। और अगर सोशल मीडिया पे उसमें भी मोदी की गारंटी का जिक्र आता है। कई सौ करोड़ रोजाना पैसे खर्च करके मोदी की गारंटी का भ्रम लोगों में फैलाने का काम किया जा रहा है। मोदी जी ने तो पहले भी हमारे सामने 4 बड़े वायदे किए थे और वायदे ऐसे थे कि हर आदमी उन वायदों से प्रभावित होता था। सबसे पहले वायदा किया था कि कांग्रेस के राज में जो पैसा कांग्रेस के लोगों ने इस देश से लूट करके विदेश के बैंकों में जमा कराया, मोदी जी कह रहे थे वो सारा पैसा वापस ले आऊंगा। हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए जमा करा दूंगा। बहुत बड़ा वायदा था। लोगों को उम्मीद थी कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद तुम्हारे खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। मोदी जी कहते थे खाते खुलवाओ। लोगों ने एक एक घर में 4-4 खाते खुलवा लिए थे। 500-500 रुपए भी गए आपके। दूसरा बड़ा वायदा किया था पढ़े लिखे नौजवान बच्चों के साथ। इन नौजवान बच्चों से वायदा किया था और कहा था हर साल 2 करोड़ बच्चों को नौकरी और रोजगार देंगे। 10 साल हो गए, 20 करोड़ बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए थी, नौकरी मिली नहीं। नौजवान पढ़ा लिखा मायूस हो गया, मजबूर होकर के विदेश जाने को अपने परिवार के लोगों पे दबाव बनाने लग गए। जमीनें बेचते हैं, 50-50 लाख रुपया खर्च करके डोंकी वीजा से विदेशों में जाते हैं। वहां भी कारोबार नहीं मिलता, परेशान होते हैं। मैंने 24 फरवरी से लेकर के पिछले साल और 16 सितंबर तक
एक परिवर्तन यात्रा निकाली थी पूरे प्रदेश में। 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में गया था। 250 किलोमीटर पैदल चला था। 2000 से ज्यादा गांव, शहर और कस्बों में गया। गांव के लोगों से मिला, बातचीत करी, सबसे जानकारियां ली कि सरकार बनने के आपके सामने क्या क्या परेशानी है। हर गांव की अपनी अलग समस्या थी। कहीं पीने का पानी नहीं था, कहीं स्कूलों में मास्टर नहीं थे, कहीं अस्पताल में डॉक्टर नहीं थे, सड़कें कहीं टूटी हुई थी। और जब मैं कैथल के इलाके में, कुरुक्षेत्र के इलाके में, करनाल के इलाके में, यमुनानगर और अम्बाड़ा के इलाके में आया तो यहां नई बात सुनने को मिली। यहां पे हर गांव के अंदर एक ही बात थी कि पढ़ा लिखा बच्चा गांव में रहने की बजाय कहीं यहां नौकरी करने की बजाय विदेश जा रहा है, जमीनें बेच के जा रहा है। ये बच्चे विदेश घूमने नहीं जा रहे, ये बच्चे सैर सपाटे के लिए नहीं जा रहे। इन बच्चों का विश्वास मौजूदा सरकार से उठ गया। अब यहां पढ़े लिखे नौजवान को यह भरोसा नहीं है कि हरियाणा और हिंदुस्तान में कहीं तुझे रोजगार और नौकरी मिल जाएगी, इसलिए मजबूर होकर के जा रहे हैं। तुम्हारे किछाना गांव के भी गए होंगे, कितने बच्चे चले गए? 100 से ऊपर बच्चे चले गए। मुझे रोजाना विदेश से सुबह से शाम तक 50-100 नौजवान जो यहां से गए उनके फोन आते हैं, अलग अलग गांव के बच्चों के फोन आते हैं और वो मुझे कहते हैं आपके जानने वाले लोग हैं, यहां पुराने बैठे कारोबार कर रहे हैं, आप हमारी मदद करो, हमें भी कोई छोटा मोटा काम मिले। मेरा हर वक्त प्रयास रहता है कि हरियाणा से कोई भी बच्चा किसी भी घर से गया है उसको वहां रोजगार मिले, नौकरी मिले, छोटा मोटा काम मिले, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। मैं उनको ये विश्वास भी दिलाता हूं कि हरियाणा में अगर इंडियन नेशनल पार्टी की सरकार बनेगी तो हम आपके लिए इस तरह की योजनाएं बना देंगे कि आप विदेश से छोड़ करके फिर हरियाणा में आओगे, अपने मां बाप के साथ रहोगे, अच्छा काम करोगे, अच्छी कमाई करोगे। हम आपको सरकारी नौकरी देंगे, जो नौकरी से रह जाएगा उसे मायूस नहीं होने देंगे, उसे भी 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दे करके उसका भी मान सम्मान बढ़ाएंगे। तीसरा वायदा किया था मोदी ने किसान के साथ। किसानों से कहा था कि आपको मैं एमएसपी का कानून बना के दूंगा, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करूंगा, और ये वायदा भी किया था कि 2022 में तुम्हारी फसल के दाम 2 गुना कर दूंगा। फसल के दाम 2 गुना हो गए कि नहीं हो गए? फसल के दाम 2 गुना नहीं हुए। फसल के दाम 2 गुना करने के बजाय 3 काले कानून बना दिए, और वो 3 काले कानून ऐसे थे, अगर लागू रह जाते तो तुम जमीन से बेदखल हो जाते। हमें अपनी जमीन में नौकर के रूप में काम करके गुजारा करना पड़ता। इसके लिए काले कानून खत्म हो। 13 महीने तक किसानों को आंदोलन करना पड़ा, और आपका गांव तो अग्रणीय गांव था, चाहे वो जाट आरक्षण आंदोलन की बात थी और चाहे वो आपके किसान आंदोलन की बात थी। आपके गांव ने तो हमेशा बड़ी भूमिका निभाने का काम किया। आपके गांव के बाहर जब आंदोलन को लेकर के आप लोगों ने धरना शुरू किया था, मैं आकर के गया था, दबलैंड में भी आकर के गया था, देवबंद में भी जब धरना था जाट आरक्षण आंदोलन को लेकर के, तब भी आकर के गया था। और उसके अलावा जब किसान आंदोलन चल रहा था तो दिल्ली के चारों तरफ जो बॉर्डर थे, चाहे वो पंजाब के थे, चाहे राजस्थान के थे, चाहे यूपी के थे, चाहे वो हरियाणा के थे, हर बॉर्डर पे गया था मैं, और बॉर्डर पे जाकर के अपनी पार्टी के कार्यकर्ता की ड्यूटी लगा करके आया था कि जितने लोग बाहर से आए हैं इनकी देखभाल करो, इनको किसी तरह की कोई कमी महसूस ना हो। ये लोग लगातार हमारी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। सब जगह जाकर के खुला समर्थन दिया
एक वक्त ऐसा भी आ गया था जब किसानों की तरफ से मेरे सामने मांग रखी गई कि आप इस्तीफा देकर के चौधरी देवीलाल की तरह इस आंदोलन को मजबूत करो। मैंने उसी दिन ऐलान कर दिया था कि 26 जनवरी तक या तो 3 काले कानून खत्म हो जाएंगे, अगर काले कानून खत्म नहीं होंगे तो 27 को इस्तीफा देकर के किसानों के बीच आकर के बैठ जाएंगे। 26 को कानून खत्म नहीं हुए थे। 26 को किसानों के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची गई दिल्ली में। 26 जनवरी को जब किसान दिल्ली जा रहा था, दिल्ली के लोगों में भय पैदा करने के लिए केंद्र की सरकार ने टेलीविजन के ऊपर लगातार खबरें चलाई, किसान ट्रैक्टर पे बैठ करके आएगा, दिल्ली को लूट के ले जाएगा। मैं भी उस ट्रैक्टर यात्रा में शामिल हुआ। जब हम दिल्ली में अंदर गए तो लोगों ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। जगह जगह मिठाइयां और फ्रूट लेकर के खड़े थे, जगह जगह लंगर लगा करके किसानों का स्वागत हो रहा था। जब मोदी को यह सारी खबर मिली कि किसान इस आंदोलन में खालिस्तानी हैं, जिन्होंने लाल किले के ऊपर तिरंगे का अपमान किया, खालिस्तान का झंडा फहराया है, हमारे देश में विवाद खड़ा करना चाहते थे सिख में और हिंदू में। जब ये सारी बातें हो रही थी तो मेरे पास बहुत सारे नेताओं के फोन आए। उन्होंने कहा कि अब आपको इस्तीफा नहीं देना चाहिए, आंदोलन खत्म हो जाएगा। जो मुझे फोन कर रहे थे, मैंने उन सब से आगे से कहा कि अगर किसान के हितैषी हो, आप चाहते हो 3 काले कानून खत्म हो, तो फिर आपको भी मेरे साथ चल करके इस्तीफा देना चाहिए। वो हिम्मत नहीं जुटा पाए। मैंने वायदा किया था जाकर के 27 को इस्तीफा देकर के किसानों के बीच में आकर के बैठ गया। चौथा वायदा था मोदी का इन माताओं और बहनों के साथ। कह रहा था गैस का सिलेंडर, गैस का चूल्हा आपको मुफ्त में दे दूंगा। ना चूल्हा मुफ्त में दिया, ना सिलेंडर दिया। 1200, 1300 रुपए का करके महंगा कर दिया। हमारा फैसला हरियाणा में सरकार बनने के बाद हर महीने की पहली तारीख को गैस का सिलेंडर माताओं और बहनों के पास घर में सरकार की तरफ से आया करेगा। जब सिलेंडर मुफ्त देंगे तो 1100 रुपए हर बहन के खाते में, हर माता के खाते में देंगे, ताकि वो अपनी रसोई बढ़िया चला सके। मैं जब गांव में जा रहा था यात्रा के दौरान, मेरे सामने बहुत सारे बुजुर्गों ने कहा कि हमारी पेंशन काट दी। बहुत सारे गरीब लोगों ने खड़े होकर के कहा कि हमारे पीले कार्ड काट दिए। मैंने उसकी जानकारी जुटाई। 6 लाख से ज्यादा बुजुर्गों की पेंशन इस सरकार ने काटने का काम किया है। इस सरकार ने 9 लाख से ज्यादा गरीब आदमियों के पीले कार्ड काटे हैं। मैंने उनको भरोसा दिलाया था, कहा था चिंता मत करना, जब सरकार आएगी हम हर बुजुर्ग के घर में कटी हुई पेंशन का पैसा ब्याज के समेत पहुंचाने का काम करेंगे। हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे, नई पेंशन बनाएंगे और 100 रुपया पेंशन जो चौधरी देवीलाल ने शुरू करी थी उसको 7500 रुपया करने का काम करेंगे। वहीं मैं उनको विश्वास देकर के आया था कि अगर सरकार बनाओगे तो गरीब आदमी से वायदा किया था और कहा था तुम्हारे पीले कार्ड बहाल करेंगे। वहीं चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत 100 गज के प्लाट और पक्का मकान बना करके भी देंगे। अब साथियों, समय आ रहा है, ये जो लोकसभा का चुनाव है, इस लोकसभा के चुनाव से आगे आने वाले समय में बहुत बड़ा बदलाव होना है। हरियाणा प्रदेश में अगली सरकार बने, इस बात का फैसला होना है। आज जब मैं उस यात्रा के दौरान लोगों से मिल रहा था, लोगों का विश्वास लगातार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रति बढ़ रहा था। हर आदमी की इच्छा है कि चौधरी देवीलाल के सपनों की सरकार बने। अगर तुम चाहते हो चौधरी देवीलाल के सपनों की सरकार बने, तो फिर इस लोकसभा के चुनाव में बड़ा बदलाव करने का काम करना। आज जो लोकसभा के चुनाव में मेरे सामने जो 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों बहुत पैसे बड़े आदमी हैं, दोनों बहुत बड़े सेठ हैं, लेकिन दोनों ने कभी आपके बीच में आकर के आपके सामने क्या दिक्कत है, क्या कठिनाई है, कभी आपके बीच में नहीं आए। आप अनेक आंदोलन आप लोगों ने करे, कभी नवीन जिंदल किसी आंदोलन में आपके बीच में आया? कभी आया था तुम्हारे बीच में? इतने आंदोलन आपने लड़े, कभी ये सुशील गुप्ता आपके बीच में आया? ये भी कभी आपके बीच में नहीं आया। ये आपके बीच में तब तो नहीं आया जब आप लड़ाई लड़ रहे थे। आज आपके बीच में आकर के कहते हैं अभय सिंह तो वोट काटने के लिए आया है। मैं वोट काटने वाला हूं
या आपकी मदद करने वाला हूं? अगर मैं वोट काटने वाला होता तो हरियाणा प्रदेश की विधानसभा का जब सेशन आता है, कांग्रेस के 30 एमएलए हैं, सरकार के सामने 29 में से कोई खड़ा होकर के आपकी बात नहीं उठाता। जब भी मुझे बोलने का मौका मिलता है, वो 79 एक तरफ खड़े हो जाते हैं, मैं अकेला आपकी लड़ाई लड़ता हूं, अकेला आपके लिए आपकी आवाज बनने का काम करता हूं। अगर आज तक किसी ने इस सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, अगर इस सरकार के खिलाफ किसी ने लड़ाई लड़ी है, तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और मैंने लड़ने का काम किया है। जहां मैंने आपकी लड़ाई लड़ी, वहीं उसके साथ साथ जब जब भी जो आंदोलन हुए, मुझे जो जिम्मेवारी दी गई, उन जिम्मेवारियों को भी निभाने का काम किया। ये लोग जो आज मेरे खिलाफ आकर के इस तरह का झूठा प्रचार करके कहीं गुमराह करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को सबक सिखाने का समय आ गया है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस चुनाव के अंदर जिस दिन वोट डालने जाओगे, जरूर इन मेरी कई बातों पर विचार करोगे। मैं आपको सीधा सीधा एक उदाहरण दे देता हूं कि कौन आपका कौन पराया है। 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा। आपके गांव में उस 10 साल में कभी आया था आपके सुख दुख पूछने के लिए? कभी एक दिन भी नहीं आया। ये मनोहर लाल खट्टर तो आना ही क्या था, इसको तो पता ही नहीं है कि ठाणा गांव है कौन सी जगह पे। ये तो नहीं आया होगा कभी, ये भी नहीं आया। चौधरी देवीलाल जब मुख्यमंत्री होते थे, आपके गांव में आते थे कि नहीं आते थे? और चौटाला साहब जो मुख्यमंत्री थे, वो आए कि नहीं आए थे? ना केवल आए थे, बल्कि गांव की तरफ से जो डिमांड रखी गई थी सारी पूरी करके गए थे। मैं भी रास्ते में प्रवीण से पूछा थे वाटर वर्क्स किसके टाइम में बढ़ा, तो कहने लगे कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 2003 में बढ़ा करके दिया था। अकेले इस गांव को नहीं, यहां लगते 6-7 ऐसे गांव थे जहां पीने के पानी की दिक्कत थी, सब गांवों में बढ़ाया। और जहां चौटाला साहब आए, वहां मैं भी आया कि नहीं आया आपके गांव में? मैं भी आया हूं आपके गांव में। अर्जुन भी आपके गांव में आकर के गया है। हम तो आपकी हर लड़ाई में आपके साथ खड़े रहे हैं। और ये जो मेरे सामने चुनाव लड़ने वाले हैं, ये बेचारे दिल्ली के रहने वाले हैं। इनको तो कोई कह दे कि तुम्हें किठाना गांव के अंदर आना है, तो मेरी ख्याल अगर कोई इनको जाकर के रास्ता ना बताए तो ये आपके गांव तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। ऐसे लोगों को सबक सिखाना और मुझे ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताना, अपने पराये की पहचान करना। करोगे अपने पराये की पहचान, जिता दोगे ज्यादा से ज्यादा वोट से। बहुत धन्यवाद था। चलो।